अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, विच इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप टॉपिक की हेडिंग को देख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट्स, हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, फील्ड का मतलब होता है जगह या एरिया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? जमीन के गिर्द वो स्पेस, वो जगह जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो जमीन उसके ऊपर क्या लगाए? ग्रेविटी की फोर्स लगाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच इट एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन दैट फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन को अभी हमने डिस्कस किया। It can be defined as the space around Earth in which it exerts gravitational force on that object। तो स्टूडेंट्स, ये थी ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन की वैल्यू है, इट विल बी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम कौन सी फोर्स कंसीडर करेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन gravitational field is due to force of gravity। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा जमीन के सेंटर की तरफ होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव कब कंसीडर की जाएगी, वो नेगेटिव कब कंसीडर की जाएगी, और वो जीरो कब कंसीडर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जैसा कि हमें मालूम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही की डायरेक्शन में हो,
मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों पैरेलल हो, तो स्टूडेंट्स इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो स्टूडेंट्स इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी और वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। थीटा की जगह हम 180 पुट करेंगे और कोस 180 किसके इक्वल आता है? -1 के इक्वल। तो इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, मींस टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस केस में वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट मूव करता है विद डिस्प्लेसमेंट d या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है, तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। और वर्क डन के फॉर्मूला के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। थीटा की जगह हम पुट करेंगे 90 डिग्री। कोस 90 0 के इक्वल होने की वजह से वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इस टॉपिक में हम आगे जाकर यूज करेंगे कि वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और वर्क डन को हम 0 कब कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है, मींस अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम एक छोटी सी डेरिवेशन कर लेते हैं जो कि हम आगे यूज करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें मालूम है वर्क डन किसके इक्वल होता है? द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हम किस फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है और वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल। इट मींस दैट कि इस केस में जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम F की जगह क्या पुट करेंगे? W, और W की जगह क्या आएगा? mg। और स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे हाइट h के इक्वल और डॉट को रिमूव करने से यहां पर आएगा कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? mgh कोस थीटा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ये अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट इज इक्वल टू द हाइट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू h, और यहां पर हम यूज करेंगे कोस थीटा। इसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। थीटा की वैल्यू कभी 0 डिग्री आएगी, कभी 90 के इक्वल और कभी 180 डिग्री के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डायग्राम बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ए। These are the 2 points inside the gravitational field of the earth. स्टूडेंट्स, अब हमने डिफरेंट पाथ्स को कंसीडर करना है ए से बी तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास एक पाथ है ए सी बी, सेकेंड पाथ है ए डी बी और थर्ड पाथ है अलोंग दिस कर्व्ड पाथ ए टू बी। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं दिस इज फर्स्ट पाथ, पाथ 1, दिस इज आल्सो path 1, this is path 2, और इस कर्व्ड पाथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाथ 3 से। और स्टूडेंट्स, पॉइंट ए और बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू हाइट h नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीनों पाथ के अलोंग ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट पाथ को कंसीडर करते हैं, वर्क डन along path 1 which is path A D B। तो स्टूडेंट्स ए से बी तक जाने के लिए हम फर्स्ट पाथ को यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, देन वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम डी टू बी, देन दोनों वर्क डन की वैल्यूज को ऐड करेंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय फॉलोइंग द पाथ ए डी बी। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं वर्क डन along path ADB is equal to work done from A to D plus work done from D to B। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इंडिविजुअली सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम A to D कैलकुलेट करेंगे विच विल बी इक्वल टू F डॉट डी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन की वैल्यू है इट विल बी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम फोर्स की जगह लिखेंगे वेट, और वेट की जगह क्या आएगा, mg। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, d के इक्वल, और डॉट को रिमूव करने से आएगा कोस थीटा। लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू को देखें तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉइंट डी,
और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ड्यू टू 90 डिग्री एंगल, वर्क डन अलोंग पाथ ए डी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे वर्क डन अलोंग पाथ डी बी। तो स्टूडेंट्स अगर अलोंग डी बी पाथ की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रॉम डी टू पॉइंट बी, उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो स्टूडेंट्स 180 डिग्री एंगल की वजह से वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ की जगह हम लिखेंगे mg। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट D एंड B विच इज इक्वल टू द हाइट h, और कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री। जैसा कि आपको मालूम है कोस 180 डिग्री इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो हम लिखेंगे -mgh। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट D टू B। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों वर्क डन की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हम फर्स्ट पाथ के अलोंग टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। ए वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी विच इज इक्वल टू 0 and work done from point D to B which is equal to -mgh। तो स्टूडेंट्स फाइनली टोटल वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आई है? -mgh के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पाथ के अलोंग हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम सिमिलरली वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलोंग पाथ ए सी बी विच इज द सेकेंड पाथ। नाउ स्टूडेंट्स वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ कैलकुलेट करने के बाद अब हम सेकेंड पाथ के अलोंग वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज पाथ ए सी बी। तो उसके लिए हम लिखेंगे वर्क डन अलोंग पाथ ACB which is the second path सिमिलरली स्टूडेंट्स वर्क डन अलोंग पाथ ACB की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलोंग पाथ AC, देन वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलोंग पाथ CB, देन दोनों वर्क डन की वैल्यूज को ऐड करेंगे ताकि हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को निकाल सके। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वर्क डन along path ACB is equal to the sum of work done along path AC and work done along path CB। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वर्क डन अलोंग पाथ AC कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम AC पाथ की बात करें तो आप देख सकते हैं अलोंग AC बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है
कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और इस केस में वर्क डन की वैल्यू स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगी, -mgh के इक्वल। इस वैल्यू को हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हमने केस 1 में वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की थी फ्रॉम डी टू बी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर वर्क डन अलोंग पाथ सी बी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स वर्क डन अलोंग सी बी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं। जिस तरह से वर्क डन अलोंग ए डी की वैल्यू 0 थी, इस केस में भी वर्क डन अलोंग पाथ सी बी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों वर्क डन की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम, तो हम लिखेंगे वर्क डन अलोंग पाथ ए सी बी इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ ए सी विच इज इक्वल टू -mgh प्लस वर्क डन अलोंग पाथ सी बी विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली स्टूडेंट्स, वर्क डन अलोंग सेकेंड पाथ विच इज पाथ ए सी बी, उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आई है, -mgh के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड केस में वर्क डन अलोंग पाथ ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब की बार हम इस कर्व्ड पाथ को यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस कर्व्ड पाथ को दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। For example, students, these are the same points A and point A and B. Now students, अब हम वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट की मदद से, जिसके लिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वेरिएबल फोर्स के केस में हम अपने पूरे पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में भी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के दरमियान टोटल पाथ को स्मॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने पूरे कर्व्ड पाथ को स्मॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में ब्रेक कर दिया है। अगर हम फर्स्ट वर्टिकल स्टेप की बात करें, इसकी वैल्यू होगी डेल्टा y1। सेकेंड वर्टिकल स्टेप की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स डेल्टा y2। सिमिलरली थर्ड की वैल्यू होगी डेल्टा y3 एंड सो ऑन। लास्ट वर्टिकल स्टेप की वैल्यू होगी डेल्टा yn। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टेप की वैल्यू होगी डेल्टा x1। सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टेप की वैल्यू होगी डेल्टा x2। थर्ड हॉरिजॉन्टल स्टेप की वैल्यू होगी डेल्टा x3 एंड सो ऑन। लास्ट हॉरिजॉन्टल स्टेप की वैल्यू होगी डेल्टा xn। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने अपने पूरे पाथ को दो किस्म के स्टेप्स में ब्रेक किया है, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स एंड वर्टिकल स्टेप्स। मींस दैट कि अब हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग और वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम वर्क डन
along horizontal steps कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग वर्क डन की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट पाथ ए डी के अलोंग मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट पाथ सी बी के अलोंग मूव करेगा, इन दोनों केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होने की वजह से वर्क डन की वैल्यू भी क्या आई थी? 0 के इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो 90 डिग्री एंगल की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 के इक्वल। तो इट मींस दैट स्टूडेंट्स कि इस केस में सारे का सारा वर्क डन किसकी वजह से है? वर्टिकल स्टेप्स की वजह से। और स्टूडेंट्स पॉइंट ए और बी के दरमियान जो टोटल हाइट का डिफरेंस है इट इज इक्वल टू h। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स अगर हम कर्व्ड पाथ के अलोंग वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले फर्स्ट वर्टिकल स्टेप का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, देन सेकंड वर्टिकल स्टेप की वजह से पैदा होने वाले वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली थर्ड स्टेप की वजह से वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह तमाम वर्टिकल स्टेप्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम टोटल वर्क डन के लिए इन इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स जिनको हमने डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूं कि वर्टिकल स्टेप में हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? W इज इक्वल टू F डॉट D, जो कि वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है। फोर्स चूंकि ग्रेविटी की फोर्स है, इसकी जगह हम वेट लिखेंगे। और स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3। तो जनरली हम इसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वेट किसके इक्वल है? mg के इक्वल। डेल्टा y इज द वर्टिकल हाइट, डॉट को रिमूव करने से हम लिखेंगे कोस थीटा, लेकिन इस केस में थीटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इक्वल, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, जिस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कंसीडर की जाएगी। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कोस 180 डिग्री की वैल्यू है -1, तो हम लिखेंगे mg डेल्टा y -1। तो स्टूडेंट्स वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -mg डेल्टा y। तो स्टूडेंट्स ये एक मैंने जनरल डेरिवेशन की है वर्क डन की वैल्यू के लिए अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। बस अब हमने करना क्या है, जब हम फर्स्ट वर्टिकल स्टेप की बात करेंगे तो डेल्टा y की जगह हम डेल्टा y1 पुट करेंगे। सेकंड वर्टिकल स्टेप के वर्क डन के लिए हम इसी फॉर्मूला में डेल्टा y की जगह डेल्टा y2 पुट करेंगे, और सिमिलरली लास्ट वर्क डन के लिए हम डेल्टा y की जगह डेल्टा yn पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्टिकल स्टेप का वर्क डन हम लिख सकते हैं W1 विच विल बी इक्वल टू -mg डेल्टा y1। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकेंड वर्टिकल स्टेप का वर्क डन क्या आएगा? W2 इज इक्वल टू -mg डेल्टा y2। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लास्ट वर्क डन की बात करें
ड्यू टू द लास्ट वर्टिकल स्टेप वो किसके इक्वल आएगा, माइनस एम जी डेल्टा वाई एन। तो स्टूडेंट्स अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, वर्क डन अलोंग पाथ ए बी विच इज द कर्व्ड पाथ, इट विल बी इक्वल टू द वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट वर्टिकल स्टेप जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस एम जी डेल्टा वाई वन प्लस वर्क डन ड्यू टू सेकेंड वर्टिकल स्टेप विच इज इक्वल टू माइनस एम जी डेल्टा वाई टू एंड स्टूडेंट्स सो ऑन। लास्ट पे हम लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू लास्ट वर्टिकल स्टेप विच इज इक्वल टू माइनस एम जी डेल्टा वाई एन। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे माइनस एम जी डेल्टा वाई वन प्लस माइनस माइनस एम जी डेल्टा वाई टू और लास्ट पे हम लिखेंगे माइनस एम जी डेल्टा वाई एन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला में माइनस एम जी की वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग माइनस जी कॉमन हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री एंड सो ऑन और लास्ट पे हम लिखेंगे डेल्टा वाई एन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स को ऐड करें तो टोटल रिजल्टेंट क्या ए और बी के दरमियान टोटल हाइट के इक्वल नहीं आएगा। ऑब्वियसली कि टोटल वर्टिकल स्टेप्स को जब हम ऐड करेंगे फाइनल रिजल्ट हाइट एच के इक्वल आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस एम जी एच। तो स्टूडेंट्स वर्क डन अलोंग पाथ ए बी की वैल्यू भी किसके इक्वल आई है, माइनस एम जी एच। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों पाथ्स के अलोंग बारी बारी वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की और तीनों केसेस में हमारा फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल आया है, माइनस एम जी एच के इक्वल। तो इन रिजल्ट्स की मदद से, इन तीनों आंसर्स की मदद से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, हमारी कंक्लूजन क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स नतीजा ये निकला कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मींस दैट कि चाहे हम फर्स्ट पाथ के अलोंग मूव करें, चाहे हम सेकंड पाथ के अलोंग मूव करें, चाहे हम थर्ड पाथ के अलोंग मूव करें, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर ये किस पे डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। आप देख सकते हैं कि तीनों पाथ्स के अंदर हमारा इनिशियल पॉइंट पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट पॉइंट बी सेम था। तो इसीलिए तीनों केसेस में हमारा फाइनल रिजल्ट भी क्या आया है, सेम आया है। तो स्टूडेंट्स अब आपने कंक्लूजन लिखना है कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्लोज्ड पाथ का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं अपनी मोशन को और अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स में से गुजरने के बाद उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाता हूं, इट मीन्स दैट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, आफ्टर पासिंग थ्रू सेवरल पॉइंट्स वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है जिस पॉइंट से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया था। तो हम कह सकते हैं कि वो किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, क्लोज्ड पाथ के अलोंग।
तो स्टूडेंट्स अब हम इस डायग्राम में सबसे पहले क्लोज्ड पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में कौन कौन सा पाथ क्लोज्ड है, ए बी डी ए, या फिर ए सी बी ए, या फिर ए बी सी ए। आप किसी तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जिस पॉइंट से आप अपनी मोशन को स्टार्ट करेंगे आपका फाइनल पॉइंट भी वही होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से पाथ क्लोज्ड पाथ हैं आप देख सकते हैं, ए डी बी ए, it is a closed path. Then A B D A, it is also a closed path. A B C A and finally A C B A. तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कहा जाए कि वर्क डन अलोंग दीज क्लोज्ड पाथ कैलकुलेट करें, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि इन क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क डन की वैल्यू क्या आती है। तो स्टूडेंट्स हम वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ए डी बी ए। तो स्टूडेंट्स वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ए डी बी ए कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि इस टोटल वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वर्क डन अलोंग ए डी प्लस वर्क डन अलोंग डी बी प्लस वर्क डन अलोंग बी ए। मीन्स दैट टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इन तीनों इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, देन हम इस इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइनल आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वर्क डन अलोंग पाथ ए डी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, ड्यू टू 90 डिग्री एंगल वर्क डन अलोंग ए डी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, प्लस वर्क डन अलोंग डी बी किसके इक्वल आया था स्टूडेंट्स, केस 1 में माइनस एम जी एच के इक्वल। और फाइनली स्टूडेंट्स अगर हम वर्क डन अलोंग पाथ बी ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स जब हमने थर्ड केस में वर्क डन अलोंग पाथ ए बी कैलकुलेट किया था वो किसके इक्वल आया था, माइनस एम जी एच के इक्वल। नेगेटिव साइन इसलिए आया था कि ऑब्जेक्ट इस केस में अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम पॉइंट बी से ए का वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस केस में तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी ही की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मींस दैट अगर ए से बी का वर्क डन माइनस एम जी एच के इक्वल है तो स्टूडेंट्स बी से ए का वर्क डन किसके इक्वल आएगा, प्लस एम जी एच के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 0 माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, दोनों वैल्यूज कैंसिल होंगी और फाइनली वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ए डी बी ए की वैल्यू किसके इक्वल आई है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0 इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ ए बी डी ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ए बी सी ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, और सिमिलरली अगर हम वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ए सी बी ए की वैल्यू कैलकुलेट करें,
तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना है आपने, कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ऑलवेज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं बाय डिफाइनिंग कंजर्वेटिव फील्ड। और इसके साथ ही हम डिफाइन करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती, या फिर ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ 0 के इक्वल हो, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। इसके बरक्स ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, या फिर वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो स्टूडेंट्स, हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा, अ फील्ड इन विच द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। मींस दैट कि ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फील्ड इन विच the work done along a closed path is equal to 0 is called conservative field। means that कैसी फील्ड जिसमें वर्क डन along a closed path की वैल्यू 0 के इक्वल आए, उस फील्ड को भी हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। लेकिन ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, या फिर वर्क डन along a closed path की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए कि वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और ग्रेविटेशनल फील्ड में अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इट मींस दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में एक टेबल गिवन है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछी जाएं, ऐसी फोर्सेस के नाम बताएं या ऐसी फील्ड्स के नाम बताएं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस कंसीडर की जाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड वन इज एयर रेजिस्टेंस, थर्ड वन इज टेंशन इन स्ट्रिंग, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स,
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लिख सकते हैं propulsion force of a rocket, और लास्ट पे हम लिख सकते हैं propulsion force of an engine। तो स्टूडेंट्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राइट एनी 2 नेम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर राइट एनी 3 नेम्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।